हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आई टी जैम एंड CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ। हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2013 की प्रिपरेशन के साथ साथ आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते हैं और आप सभी के साथ यहाँ पर हम लोग डिलीवर करेंगे उद्गम सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जो है आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, जिसका टॉपिक है आप सभी के साथ यहाँ पर दैट इज द काउंटिंग ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। तो काउंटिंग ऑफ जॉर्डन ब्लॉक आज हम यहाँ पर सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हाउ थिंग्स विल बी डन, हाउ वी विल डन विद दिस कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ये है। तो हमारे पास यहाँ पर CSIR नेट का एक बूस्टर सीरीज यहाँ पर आप सभी के साथ जो है लाइव मेगा रिवीजन सेशन जो है अवेलेबल होंगे। सबसे पहले हम आप सभी के साथ जो है इस कमिंग संडे से ही जनरल एप्टीट्यूड की लाइव क्लास को आप सभी के साथ लेकर आएंगे, और उसके बाद मंडे से जो है सब्जेक्ट वाइज PYQ डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए हम आप सभी के साथ जो है एक मेगा रिवीजन लाइव सेशंस की क्लास हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी के साथ मैं फिर से बोलूँगा, सबसे पहले आप सभी के साथ जो है जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और उसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है, चाहे वो केमिकल साइंस हो, मैथमेटिकल साइंस हो, फिजिकल साइंसेज हो, या फिर वो लाइफ साइंसेज हो, या फिर वो आप सभी के साथ हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन क्यों ना हो, सभी कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ यहाँ पर हम लोग डिलीवर करेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। CSIR नेट बूस्टर सीरीज के नाम से आप सभी को ये क्लास हमारी कमिंग संडे से जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल सकती है। चलिए आज की क्लास को अब हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है काउंटिंग ऑफ जॉर्डन ब्लॉक को यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है। क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि ए मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस अवेलेबल हैं ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, b बिलोंग्स टू द mn ओवर c सच दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसका मतलब b जो है हमारे पास यहाँ पर b मैट्रिक्स के लिए उसका स्क्वायर रूट अवेलेबल है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखिए मैथमेटिकली ऐसा लिखना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चलो एक बार मैं ऐसा लिख लूँ कि b इज इक्वल टू इसकी पावर 1/2, इसकी पावर मतलब a की पावर 1/2। मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों का मीनिंग हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, अगर a डायगोनालाइजेबल है, अगर a डायगोनालाइजेबल है तो हम उसको यहाँ पर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ऐसा एक रिजल्ट हमारे पास है, वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। नेक्स्ट, a इज डायगोनालाइजेबल, यहाँ हम लिखेंगे। सी में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट p विच आर द नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ p विच इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट p इनवर्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। p इनवर्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और a हैज आइगन वैल्यू। e के पास क्या है, हमारे पास आइगन वैल्यू अवेलेबल है, a हैज आइगन वैल्यू। चलो अब हम इस पूरे पॉइंट को यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश हम लोग यहाँ पर करते हैं। जरा एक बार इसके सॉल्यूशन के ऊपर आना। सबसे पहले आप लोग इसको जरा सोचो, 1-2 मिनट का समय मैं आप लोगों को देता हूँ कि हाउ थिंग्स विल बी डन, इसके बारे में आप लोगों का अब क्या विचार है, एक बार जरा सोचो समझो, फिर हम लोग आगे के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग आगे यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जरा सोचो समझो, फिर बताना मुझे हाउ थिंग्स विल बी डन, है ना। चीजों को समझो, सोचो थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलो, आप लोगों ने जो भी सोचा होगा सही सोचा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि a मेरे पास यहाँ पर डायगोनालाइजेबल है, देखना एक मिनट के लिए, मैं इनमें से किसी के ऊपर भी यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर a मेरे पास यहाँ पर डायगोनालाइजेबल है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ p मैट्रिक्स विच आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ p विच इज इक्वल टू 0 सच दैट a इज इक्वल टू a p d p इनवर्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डायगोनालाइजेबिलिटी। एक मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी a मैट्रिक्स को सिमिलर कर देते हैं किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स की, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डायगोनालाइजेबल बोलते हैं, हाँ या ना।
हाँ जी सर, ये मेरे पास यहाँ पर डायगोनलाइजेबिलिटी की कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। चलो ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर डिफाइन करना, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? पी डी पी इनवर्स, फिर पी डी पी इनवर्स, यहाँ पर यह डिफाइन होगा। पी और पी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये फिर से मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी स्क्वायर बन जाएगा। तो पी डी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा पी इनवर्स। क्या वैल्यू बनी हमारे पास? ये पी डी पी इनवर्स की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिल पा रही है। अच्छा, अगर मैं इसी बात को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूं कि मैंने यहाँ पर a को लिख दिया यहाँ पर, दैट इज p d की पावर 1/2, है ना, और यहाँ पर हो गया मेरे पास p इनवर्स। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसको साथ ही में लिख लो, दैट इज p d की पावर 1/2 और यहाँ पर हो गया p इनवर्स। यहाँ पर क्या हो गया? p इनवर्स। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसको जैसे मैं कंबाइन करूंगा तो p d इनवर्स ही यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब अगर मेरे पास A अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर इफ D इज डायगोनल मैट्रिक्स अगर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर बात बोल सकते हैं कि एवरी मैट्रिक्स जो मेरे पास है डायगोनल है, उसका यहाँ पर स्क्वायर रूट अवेलेबल है, उसका स्क्वायर रूट जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसका हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डी इज डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑलवेज ऑलवेज स्क्वायर रूट अवेलेबल, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। एवरी वर्ड हटा देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ऑलवेज। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? ऑलवेज स्क्वायर रूट जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है? एग्जिस्ट हो गया। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख पा रहे हैं? हाँ लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर D मेरे पास यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स है तो अब हम इसके ऊपर ये बातचीत बोल पा रहे हैं। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हर वो B के लिए सच दैट B स्क्वायर इज इक्वल टू A हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। वो कब होगा? जब मेरे पास वो यहाँ पर क्या वैल्यू अवेलेबल करवाएगा? क्या वैल्यू अवेलेबल करवाएगा? जब वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर करते हैं इसी बात को। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है कि A जो है वो मेरे पास यहाँ पर 0 1 0 0 टाइप में है। A की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर? 0 1 0 0 टाइप में है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है? ये मेरे पास नॉन ज़ीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ये मेरे पास, मैंने इसको क्या बोला? नॉन ज़ीरो निलपोटेंट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? नॉन ज़ीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ जी सर। अब अगर हमारे पास ये नॉन ज़ीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स अवेलेबल है तो इसका इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर कितना है? सर ए स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 0 आ रही है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है विद द इंडेक्स 2। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? विद द इंडेक्स 2। चलो ठीक है। अब मुझे उन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन में अवेलेबल है ना b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर b को यहाँ पर आप लोगों के साथ बोलूँ कि मेरे पास ये b इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ओके, पिछले पेज पे हमारे पास क्या अवेलेबल है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मैंने b इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर दिया। मैं वही देख रहा था कि क्या हुआ। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर b की पावर 4 करा तो वो क्या हो जाएगा? a इंटू ए, मतलब वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पर 0 है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो b स्क्वायर है, मतलब b की पावर 4 है, वो भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब अगर वो भी मेरे पास यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब b भी क्या है हमारे पास यहाँ पर? b भी क्या है हमारे पास? दैट इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास ये अवेलेबल है। b को मैं क्या बोलूँगा कि वो हमारे पास क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है। और मैक्सिमम निलपोटेंसी हमारे पास कितनी होनी चाहिए इसके अंदर? सर इसका स्क्वायर करा है ना, हमने इसका स्क्वायर करा है विद मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मैक्सिमम जो इंडेक्स है यहाँ पर, या निलपोटेंसी इंडेक्स है, वो हमारे पास यहाँ पर 2 होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं b स्क्वायर करता हूँ तो वो मेरे पास a के इक्वल आएगा, और a आगे क्या है मेरे पास? यहाँ पर 0 है। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं।
लेकिन अपन को क्या दिया हुआ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ए को मुझे यहाँ पर क्या लेना होगा, जीरो मैट्रिक्स लेना होगा, लेकिन ए मैंने जीरो नहीं लिया, मैंने ए को तो क्या लिया था यहाँ पर, नॉन जीरो सिनेरियो यहाँ पर लिया था। इसका मतलब सर हमारे पास ऐसी कोई भी मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन ओवर सी के ऊपर जहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट अवेलेबल करवा पा रहे हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऐसा पॉसिबल हमारे पास नहीं है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। तभी तो मैंने आप लोगों को, देखो दोनों वे से मैंने आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए को नॉट करेक्ट बताया। ओके, अब यहां पर देखो कि हमारे पास, अब मैंने ए को यहां पर ये पॉइंट लिया हुआ है, क्या ये ए हमारे पास डायगोनालाइजेबल है यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, नहीं। तो ए हमारे पास यहां पर क्या बोल रखा है, अगर मैं ए के ऊपर बात बोलूं तो ए इज नॉट डायगोनालाइजेबल। आप लोग इसको यहाँ पर समझ लेना है ना, और इसको वेरीफाई भी कर लेना कि सर ने जो बोला है क्या वो सच में ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या है, ए जो है हमारे पास डायगोनालाइजेबल नहीं है, तो इसका मतलब सर अकॉर्डिंग टू द दिस सिनेरियो ए भी हमारे पास डायगोनालाइजेबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और मैंने आप लोगों को एक अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के ऊपर एक रिजल्ट बताया था, एवरी मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड इज ऑलवेज ट्रायंगुलराइजेबल। तो इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर ये जो सिनेरियो आएगा ये हमारे पास क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पर डन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर वो हमारे पास ट्रायंगुलराइजेबल है तो इसका मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर हमेशा होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स के तौर पर हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है तो उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो उसके डायगोनल पे ही होते हैं। हम लोगों ने पहले ही ट्रायंगुलराइजेबल को डन कर दिया, तो इसका मतलब ए हैज़ आइगन वैल्यू, ये भी हमारा यहाँ पर कंफर्म है, ये भी हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर कंफर्म है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर आप लोगों के पास आएगा वो फाइनल आंसर होगा ए एंड सी, मतलब सी एंड डी इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस एवरीवन, किसी का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करना, हम आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा आप लोग अब देखिए, यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है वो अंडरलाइन करते हुए पढ़िए। उन्होंने बोला हुआ है ए इज 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स। ओके, इसका मतलब मैक्सिमम आइगन वैल्यूज 10 हो सकती हैं विद द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस विद द मिनिमल पॉलिनोमियल दिस। मेरे पास यहाँ पर ये दो टाइप में मिनिमल मतलब एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और एक मिनिमल पॉलिनोमियल अवेलेबल है। आगे उन्होंने क्या बोला हुआ है, देयर एग्जिस्ट y नॉन जीरो y सच दैट y a क्यूब y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमें क्या कह रहे हैं सर, ये जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर बोल रहे हैं ऑफ ऑर्डर 3, यही तो बात बोल रहे हैं हमें यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दिस इज द वे सर a माइनस आई लैम्डा a माइनस आई ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल टू 0 विद द ऑर्डर 1। यहाँ क्या बोल रहे हैं, जनरलाइज आइगन वेक्टर ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज 3। मतलब वो हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट इज अ नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब मेरे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे को यहाँ पर मिलेगी, हाँ या ना। हमारे पास ये जो पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है इसे हम लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलेंगे। चलो एक बार आप लोग करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, करो फटाफट करो। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे हिंट यहाँ पर दे दिए हैं, हाउ थिंग्स विल बी डन, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बहुत से हिंट दे दिए हैं। अब हिंट आप लोगों को मिल गई हैं तो भाई अब समझदार को इशारा ही बहुत है। अब आप लोग मेरे समझदार स्टूडेंट्स हो तो इसलिए आप लोगों को भाई इशारा ही बहुत है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझदार को इशारा ही बहुत है। बड़ो भाई, अच्छा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखना हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है सर, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए वो हमें गिवन है, दैट इज सर x माइनस 1 का क्यूब और सर x माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर सर x की पावर 5। यहाँ से सर ये इम्प्लाई हो रहा है जो हमारे पास आइगन वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। ध्यान से समझना सर, सर क्यों समझे आप लोग, समझ लो आप लोग क्यों कह रहे हो कि सर ध्यान से समझना, अरे सर ध्यान से समझाना बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1,1,1,1 2,2
that is 0, 0, 0, 0, 0. These are the 10 eigenvalues. These are the 10 eigenvalues. ओके सर, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसका क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक आइगन वैल्यू है। हाँ जी सर, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ x विच इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट a ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बात बोल दूं कि x इज द आइगन वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगा, आइगन वैल्यू के तौर पे हमारे पास एक काम करेगा, ax इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? उन्होंने y के तौर पे बोला, मैंने x के तौर पे दिखाया, बात एक ही है। आप इसको यहाँ पर इसको चेंज भी कर लो और टेकिंग x इज इक्वल टू वाई, तो मेरे पास ये पूरा ऊपर वाला सिनेरियो क्या बन जाएगा, मेरे पास ये ऊपर वाला सिनेरियो बन जाएगा y इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट a ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी ये वाली कि a ऑफ y विच इज नॉट इक्वल टू 0 का पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिल रहा होगा, हमें यहाँ पर ये मिल रहा होगा, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ या ना? बोल भाई, किसी का कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। ये पॉइंट आया। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ ए स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, ए क्यूब ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू द ए स्क्वायर इंटू ए ऑफ वाई। ए ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 0, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ से ये इम्प्लीकेशन आ गया कि मेरे पास ए क्यूब ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ द पॉइंट टू डू दिस, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ y विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस ऑप्शन नंबर ए इज़ माई करेक्ट आंसर। अभी तक तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा अभी तक का करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर मिल पा रहा है, अभी तक का करेक्ट आंसर हमें यहाँ पर मिल पा रहा है। हाँ या ना? बोलो भाई, है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि राइट डाउन द जॉर्डन फॉर्म, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि रिटन डाउन या राइट डाउन द जॉर्डन फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो अब हमें यहाँ पर उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाना है। अपन को मिनिमल पॉलिनोमियल क्या गिवन थी, मिनिमल पॉलिनोमियल का ही सारा गेम होता है। एक बार जरा मिनिमल पॉलिनोमियल के पास चलो, दैट इज x माइनस 1 का स्क्वायर, लिख लो यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज x माइनस 2, और यहाँ पर क्या है, x क्यूब है। फाइनल करते हैं, हाँ x क्यूब है। ठीक है जी सर, मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास आ चुका है। आप लोग देख रहे हैं विदाउट कट लेक्चर रिकॉर्ड होता है, वन शॉट। तो प्लीज आप लोग भी इसी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को टिप्स पे रखिए। चलो आओ, अब हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए कम से कम 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक तो होगा ही होगा। चलो बनाते हैं। अब मिनिमल पॉलिनोमियल हमें पता चल गई है। अब हम यहाँ पर 10 क्रॉस 10 के एक मैट्रिक्स को डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए एक 2 क्रॉस 2 का जॉर्डन ब्लॉक, मिनिमम 2 क्रॉस 2 का जॉर्डन ब्लॉक होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, और डायगोनल के ऊपर वाले नंबर पे 1 देना, बाकियों को 0 देना। एक मेरे पास जॉर्डन ब्लॉक आया। ऐसा करो, इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी यहाँ पर लिख लो यार। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए वो हमारे पास कितना है, दैट इज x माइनस 1 का क्यूब है, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और दैट इज x माइनस 5 है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, स्क्वायर और 5 अवेलेबल है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, आज मज़ा आ रहा है आपसे पढ़ने में। 1 आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम 2 ऑर्डर का, क्योंकि लीनियर का फैक्टर कितना है, 2 है, तो मिनिमम 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक होगा, लेकिन कितने होने चाहिए, 3। तो इसका मतलब आइगन वैल्यू 1 के लिए एक 1 क्रॉस 1 का भी मेरे पास यहाँ पर एक जॉर्डन ब्लॉक होगा। सिमिलरली 2 आइगन वैल्यू के लिए मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा जॉर्डन ब्लॉक का वो यहाँ पर कितना 1 है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 आइगन वैल्यू के लिए जो मैक्सिमम ऑर्डर आया वो कितना है, 1 क्रॉस 1, ये तो होगा ही होगा। और कितने होने चाहिए, ये 2 आइगन वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास यहाँ पर ये डायगोनल में हमारे पास फिर से ये 1 क्रॉस 1 की एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। 1 क्रॉस 1 की एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 0 आइगन वैल्यू के लिए मैक्सिमम जो जॉर्डन ब्लॉक का ऑर्डर है वो 3 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मैंने ये 3 ऑर्डर की एक वैल्यू यहाँ पर डेवलप करी, दैट इज 0 0 0, डायगोनल के ऊपर वाला 1, डायगोनल के ऊपर वाला 1, ये 0 कर दो, ये 0, ये 0, ये 0। दिस इज द जॉर्डन ब्लॉक फॉर।
आइगन वैल्यू 0 के लिए ये 3x3 का है, लेकिन होने कितने चाहिए मेरे पास, ये पॉइंट होने चाहिए। अब सिनेरियो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, या तो आप इसको बना दो 1x1 का, या तो आप इसको बना दो हमारे पास यहाँ पर 0 और ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 0, या आप लोग इसको ये बना दो दैट इज 0 0 1 0, ये वाला पॉइंट बना। दोनों चॉइस आप लोगों के पास है, इसमें से या तो ये डाल दो या तो ये डाल दो, बात एक ही है, बात हमारे पास ये एक ही है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? यस सर। अब हम आगे के ऊपर बात करते हैं, अब हम यहाँ पर आगे के ऊपर बात करते हैं। हमें यहाँ पर ये बात पता है कि अगर मेरे पास y इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर अवेलेबल है, तो a माइनस लैम्डा आई ऑफ y मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हमने यहाँ पर इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू है। अब लैम्डा मेरे पास यहाँ पर क्या आइगन वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये सेटिस्फाइड है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह 1 है तो ये i हो जाएगा, आई ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, जनरलाइज्ड आइगन वैल्यू है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, तो ये भी मेरा यहाँ पर परम सत्य यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर ये बात को समझो कि मुझे यहाँ पर वाई स्क्वेयर, हाँ ना, उन्होंने क्या बोला हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ वाई विच इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट a माइनस टू ऑफ आई का स्क्वेयर ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। सर ये तो परम सत्य है, सर ये तो हमारा यहाँ पर परम सत्य यहाँ पर अवेलेबल है ना? कैसे सर, देखना यहाँ पर कि हमारे पास लेट कर लिया कि y इज नॉट इक्वल टू 0 है सच दैट a माइनस टू ऑफ आई मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर मैं इसके ऊपर यही अप्लाई करूँ तो ये a माइनस लैम्डा ऑफ का ये स्क्वायर ऑफ y विच इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या है, जनरलाइज आइगन वेक्टर है, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर ऑफ ऑर्डर 2 का, यही तो बात है यहाँ पर, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर ऑफ ऑर्डर 2 corresponding to the lambda is equal to 2। मेरा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर डी के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला हुआ है, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई, मतलब a माइनस ऑफ आई विच इज इक्वल टू 3, ये मुझे यहाँ पर बोल रखी है, नलिटी के ऊपर बात बोल रखी है। अब a हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, आप लोग ये a है, अगर इसमें से आप लोग a माइनस लैम्डा आई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू बनेगी, ये मेरे पास आंसर 0 बनेगा, ये मेरे पास आंसर 0 बन जाएगा, है ना, ये मेरे पास आंसर 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये मेरे पास -1 बन जाएगा, ये मेरे पास -1 बन जाएगा, ये मेरे पास -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1। रैंक कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास बस जो नलिटी हमारे पास आएगी, क्योंकि रैंक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगी रैंक, तो अगर 8 भी मेरे पास यहाँ पर आती है ना, अगर हम लोगों ने इसको ये सिंगल पॉइंट लिया है तो 8 भी आते, तो नलिटी हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आ रही है ना, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर नलिटी 2 है, लेकिन हमारे को उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नलिटी 3 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज माय रॉन्ग ऑप्शन। लेकिन कई स्टूडेंट बोलेंगे अगर सर हमने 2x2 की वैल्यू ले ली तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 2x2 की ली है तब भी हमारे पास -1 और -1 आएगा, इसके डायगोनल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो डायगोनल है यही डायगोनल तो हमारे पास आएगा, तब भी नलिटी कितनी आएगी, 2 आएगी, तो नलिटी मेरे पास 2 आएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज माय रॉन्ग ऑप्शन। अगर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ए, बी एंड सी इज माय फाइनल आंसर। एक बार जरा आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे के ऊपर बात करते हैं। एक बार जरा आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसको आगे के ऊपर बात यहाँ पर करते हैं। चलो
बढ़ो आगे पर फटाफट। बढ़ो आगे, पक्का। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर, इफ a is similar to b then their characteristic polynomial are same. If a is similar to b then their minimal polynomial are same. Next is converse part of above equations are true. Next is Jordan canonical form of a is equal to the Jordan canonical form of b, then implies a is similar to b. ये चार रिजल्ट आज हमने यहाँ पर प्रूफ करने हैं। ये चार रिजल्ट जो हैं हमारे पास यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच, पाँच रिजल्ट है ना, ये कन्वर्स पार्ट दोनों के लिए है, कन्वर्स पार्ट दोनों के लिए है। या फिर आप इसको बोल दो कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। कन्वर्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑफ अबव इक्वेशंस आर ट्रू। अब ठीक है, अब इन सबको अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ करना है, इन सबको अब हमने यहाँ पर प्रूफ करना है। चलो आओ प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है, आओ जरा। पहला पार्ट उन्होंने बोला हुआ है कि a इज सिमिलर टू b, दिस इम्प्लाई द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a विच इज इक्वल टू लाइक दिस, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a विच इज इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b। ऐसा हमें उन्होंने प्रूफ करने को बोला है कि क्या हाँ हम इसको यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा आ जाओ, अब इसके प्रूफ में देखना, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, आप लोगों ने अब तक कर भी लिया होगा। दैट इज a इज सिमिलर टू b, a इज सिमिलर टू b। क्या पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, a इज सिमिलर टू b। अच्छा ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ p मैट्रिक्स विच आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, विच आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट a इज इक्वल टू p b, p इनवर्स यहाँ पर अवेलेबल है, या b इज इक्वल टू a सॉरी p a p इनवर्स का पॉइंट अवेलेबल है। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है। अब हमें ये बात पता है, मैं इसको उठाऊंगा, इसको इरेज करूंगा, और अब हमें ये बात पता है जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए होती है वो कैसे लिखी जाती है सर, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट के तौर पे लिखी जाती है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर p b p इनवर्स माइनस की लैम्डा आई मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ p b p इनवर्स माइनस के लैम्डा, ये हो जाएगा p इनवर्स का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ इधर से p कॉमन, उधर से p इनवर्स कॉमन, तो ये हो जाएगा p कॉमन लिया तो ये b माइनस लैम्डा आई, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा p इनवर्स कॉमन, उसका डिटर्मिनेंट। और हमें ये बात पता है अगर ए बी सी का डिटर्मिनेंट होता है तो हम यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट, b का डिटर्मिनेंट और c का डिटर्मिनेंट करते हैं, हाँ या ना। इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी वो बनेगी p इनवर्स b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, और यहाँ से हो जाएगा p इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा p इनवर्स। अब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ बनेंगी, अब ये डिटर्मिनेंट है, कांस्टेंट आंसर आएगा, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा p इनवर्स का डिटर्मिनेंट और ये b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। मेरे पास क्या रह जाएगा b माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, जो क्या है मेरे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b है। इसका मतलब अगर मेरे पास a इज सिमिलर टू b है तो ये हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a विच इज इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर है। हम लोग इस बात को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। यस एवरीवन, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस, तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये समझ में आया कि अगर a सिमिलर टू b है तो हमारे पास इसके जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a है विच इज इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b विच इज इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ पर है, नाउ इसका मैं डायरेक्टली आप लोगों के पास ना कन्वर्स पार्ट जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देना चाहता हूँ। ध्यान से समझिएगा,
कन्वर्स पार्ट अब हम यहाँ पर कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी है, तो क्या हम ऐसा इंप्लाई कर सकते हैं कि ए इज़ सिमिलर टू बी है। अगर ए सिमिलर टू बी होता है तो इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वेक्टर और इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये मेरे पास तो है ही है। अगर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सिमिलर है तो ए इज सिमिलर टू बी है। तो इसका मतलब अगर ए सिमिलर टू बी है तो इसका मतलब ये हमारे पास अगर एक डायगोनलाइजेबल है तो दूसरा भी डायगोनलाइजेबल होगा अगर वो सिमिलर है तो। इसी बात को लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने ए को ले लिया यहाँ पर ओनली एंड ओनली 0 0 0 0 और मैंने बी को ले लिया यहाँ पर दैट इज 0 1 0 0 यहाँ पर ले लिया। इसकी दोनों की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए वो हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 0 है, विच इज इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी, सॉरी 0 कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज एक्स स्क्वायर। दोनों की क्या है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास दोनों की इक्वल है। लेकिन आप यहाँ पर इसको देखिएगा कि ए जो है हमारे पास यहाँ पर डायगोनलाइजेबल है। आप लोग इस बात का देख लीजिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर डायगोनलाइजेबल है, बट जो हमारा बी है वो हमारे पास यहाँ पर डायगोनलाइजेबल यहाँ पर नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पर डायगोनलाइजेबल यहाँ पर नहीं है। बी हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं है, ए हमारे पास डायगोनलाइजेबल है, तो इसका मतलब दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, लेकिन करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी है, तो इसका कभी भी ये इम्प्लीकेशन नहीं आता है कि हमारे पास यहाँ पर कि ए जो है वो सिमिलर टू बी है। ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रेड पेन में यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है। चलो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब एक और रिजल्ट था जो था हमारा सेकंड रिजल्ट के ऊपर आते हैं। अगर a इज सिमिलर टू b है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a विच इज इक्वल टू द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ b के ऊपर बात यहाँ पर है। मिनिमल पॉलिनोमियल मतलब वो ऐसी पॉलिनोमियल जो a को सेटिस्फाइड करती है, जो सबसे लीस्ट डिग्री की है, इससे छोटी कोई और पॉलिनोमियल नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू देयर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कि उसके अलावा कोई और a को सेटिस्फाइड करता है, मतलब वो a को एनिलेट करता है। ठीक है सर। अब इसका मतलब अगर a इज सिमिलर टू b है, अगर मैं यहाँ पर इसके प्रूफ के ऊपर आऊँ a इज सिमिलर टू b है तो देयर एग्जिस्ट p विच आर नॉन जीरो, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है विच आर नॉन जीरो। अब अगर ये मेरे पास यहाँ पर नॉन जीरो पॉइंट यहाँ पर नॉन जीरो है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू द p इनवर्स का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। a इज इक्वल टू द p इनवर्स का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ या ना। बढ़ता हूँ आगे की ओर। अब मैं एक लेट कर लेता हूँ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लेट करा a का, जो मेरे पास, मैं क्या बोलता हूँ कि ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो मैंने क्या लेट करा यहाँ पर, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, क्या लेट करा, दैट इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ अप टू सो ऑन। ये हो गया मेरे पास an x की पावर n। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल है। क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल। ये मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है किसका, a का। इसका मतलब हमें पता है कि a जो है सेटिस्फाइड करेगा बाय द कैलियन-मेंडल थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड द मिनिमल पॉलिनोमियल, है ना। इसका मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो एनिलेट करेगा a को। ठीक है सर। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a वो मेरे पास क्या बनेगा, a0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स a1 इंटू a, यहाँ से हो जाएगा a2 इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ से हो जाएगा an इंटू a की पावर n। ये मेरे पास यहाँ पर है और इसको सेटिस्फाइड करेगा तो भाई ये इक्वल टू 0 भी है, ये इक्वल टू 0 भी है। अब a की जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर a की जगह इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई है, दैट इज a0 i, यहाँ से हो जाएगा a1 दैट इज p इनवर्स, नेक्स्ट इज यहाँ से हो जाएगा a2 दैट इज p इनवर्स की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट अप टू सो ऑन, यहाँ से हो जाएगा an दैट इज p इनवर्स की पावर मेरे पास यहाँ पर कितनी होगी, n विच इज इक्वल टू 0। अब जरा मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पास क्या है, ये p इनवर्स है, इसके साथ हो जाएगा p इनवर्स, तो मेरे पास इसको जैसे ही मैं प्रोडक्ट करूँगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा
पी बी आइडेंटिटी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए इनवर्स। नेक्स्ट ये फिर से कंबाइन हो जाएगा तो ये पी बी स्क्वायर और ये पी इनवर्स आ जाएगा। मतलब मेरे पास जो भी पावर है वो सिर्फ बीच वाले के पास यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से आई को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ए नॉट इंटू पी इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा ए वन पी बी पी इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ए टू पी बी स्क्वायर पी इनवर्स एंड सो ऑन। यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज ए एन पी बी की पावर एन पी इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। प्री कॉमन लूंगा मैं P और पोस्ट कॉमन लूंगा मैं प्री इनवर्स। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा P, यहाँ से हो जाएगा ए नॉट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए वन इंटू बी, यहाँ से हो जाएगा ए टू इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन इंटू बी की पावर एन मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा P इनवर्स। क्या बन गया ये सर, ये अंदर मेरे पास फंक्शन बन गया यही वाला P A ऑफ B, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो बन चुकी है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, दैट इज P दैट इज अ फंक्शन ऑफ B मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, है ना। लेकिन वो मिनिमल पॉलिनोमियल A के तौर पे लिखी गई है तो वो A ऑफ B यहाँ पर अवेलेबल होगी, दैट इज P इनवर्स। दैट इज P इनवर्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब ये इसको एनिलेट कर रहा है, ये इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा एक और अब मैं यहाँ पर बात बोलता हूँ कि सर हमें यहाँ पर ना जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमें मोनिक पॉलिनोमियल भी लेनी चाहिए थी। सर हमें यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो मोनिक पॉलिनोमियल भी लेनी चाहिए थी। अब अगर वो मेरे पास यहाँ पर मोनिक पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर, हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो सर यहाँ से an हर जगह से आप यहाँ पर रिमूव कर दो, तभी हमारे पास जो ये इसको हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर इसको बोल पाएंगे, हम इसको यहाँ पर मोनिक पॉलिनोमियल बोल पाएंगे। अब ठीक है, ओके। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कौन शोर कर रहा है भाई मोबाइल में, तो मेरे पास यहाँ पर ये जो f ऑफ ए है ये मेरे पास यहाँ पर क्या मोनिक पॉलिनोमियल है। मतलब मोनिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास यहाँ पर 1 है, और यही सबसे लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है क्योंकि वो क्या मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो f ऑफ ए है ये मेरे पास यहाँ पर सबसे लीस्ट पॉलिनोमियल है जो एनिलेट कर रहा है, जो हमारे पास यहाँ पर एनिलेट कर रहा है ए को, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर f ऑफ ए बी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, लीस्ट पॉलिनोमियल होगा जो मेरे को क्या करेगा यहाँ पर एनिलेट करेगा बी को। इसका मतलब यहाँ पर f ऑफ बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी, दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी। मेरे पास वो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी है। अब अगर वो मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी है तो हम लोगों ने ये बात यहाँ पर कंफर्म कर ली कि a इज सिमिलर टू b है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई होता है कि मेरे पास यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a विच इज़ इक्वल टू द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ b के इक्वल है। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a विच इज़ इक्वल टू द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ b के मेरे पास यहाँ पर इक्वालिटी अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ो आगे। किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिलीवर करते हुए आगे के ऊपर बात कर रहे हैं। दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, राइट दिस। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ो आगे पक्का। अब आते हैं इसके कन्वर्स के ऊपर। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी हो रही है। अब आते हैं इसके कन्वर्स पार्ट के ऊपर। कन्वर्स पार्ट ऑफ दिस, अगर मेरे पास यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी अवेलेबल है, दिस इम्प्लाइज क्या मेरे पास यहाँ पर ए इज़ सिमिलर टू बी है? क्या मेरे पास यहाँ पर ए इज़ सिमिलर टू बी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है? अच्छा देखना यहाँ पर मैंने ए को यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स को यहाँ पर बोला, दैट इज़ 0 1 0 0, ये पॉइंट ले लिया, दैट इज़ 0 0, और यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बाद में बनाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 0 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 0, और यहाँ पर बस 4 पॉइंट ही लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, बस 4 पॉइंट ही यहाँ पर लेते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट इसका मतलब सर एक ये हो गया, एक ये हो गया इसका जॉर्डन। बी के ऊपर बात करते हैं। बी के ऊपर अब हम यहाँ पर किस तरीके से
इस पॉइंट को यहाँ पर बोल सकते हैं। ये मेरे पास अब b के ऊपर हम लोगों ने बात यहाँ पर करनी है कि b हमारे पास अब क्या है। अब मैंने यहाँ पर इसको ले लिया सेम फैक्टर के तौर पर, b हमने ले लिया 0 1 0 0 0 0 0 0, नेक्स्ट 0 0 0 1 0 0 0 0। ये पॉइंट हम लोगों ने फिर से अभी भी ये क्या लिया यहाँ पर, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी पॉइंट लिया लाइक दिस। इस तरीके से मैंने ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का। यहाँ से आप लोग एक बात को देखिए, जो मेरे पास यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए है विच इज़ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी यहाँ पर अवेलेबल है। दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पर इक्वल है। मुझे दिखाना है कि a इज सिमिलर टू b है। क्या मेरे पास यहाँ पर a जो है वो सिमिलर टू b है? अगर a सिमिलर टू b होगा तो डियर फ्रेंड्स इन दोनों की रैंक भी सेम होगी, इन दोनों की नलिटी भी सेम होगी। रैंक के ऊपर बात करो, हमारे पास क्या है सर, सॉरी 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 सॉरी, है ना, हमारे पास रैंक के ऊपर क्या बात है कि हमारे पास रैंक ऑफ ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। सिमिलरली रैंक ऑफ बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ बी। अगर ये इक्वल ही नहीं है तो हम ये कैसे बोल दें कि ए इज सिमिलर टू बी है? हम ये कैसे बोल दें कि ए इज सिमिलर टू बी है? ये हमारे पास यहाँ पर ट्रू नहीं है, विच आर नॉट ट्रू। इसका मतलब ये यहाँ पर कैंसलेशन आएगा, कन्वर्स पार्ट हमारा यहाँ पर ट्रू नहीं है। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस एवरीवन, कोई डाउट है आप लोगों का? जल्दी से बताइए। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने इसको? बोलो भाई, किसी का कोई डाउट हो तो ज़रूर मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आओ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अरे नहीं नहीं यार, ये थैंक यू क्यों आ रहा है बार बार? अभी नहीं थैंक यू, एक कंसेप्ट हो रहा है फिर थैंक यू करेंगे आपका, कि आप लोगों ने यहाँ तक कॉन्सेप्ट को समझा, सीखा और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पर, सर रेड कलर से नहीं लिखते। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था सर? वो लिस्ट देखना, लिस्ट में लिखा हुआ है आपने, लिस्ट में लिखा हुआ है कि जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ए या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सिमिलर टू बी। आओ, लिस्ट में ये है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अगर मेरे पास यहाँ पर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए विच इज इक्वल टू द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए इज सिमिलर टू बी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल है? इसके ऊपर हमारी यहाँ पर बातचीत को अब हम यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ाएंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पर होती है तो हम यहाँ पर इसको किस टाइप में लिखते हैं? ध्यान से देखना सर, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है सर? एक डायगोनल के तौर पर हम उसको लिखते हैं। इसका मतलब सर हम ये बात बोल दें कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए नथिंग बट दैट इज पी ए पी इनवर्स टाइप में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, पी ए पी इनवर्स में। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी इनवर्स ए ऑफ पी मेरे पास है। सिमिलरली जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बी हम इसको कैसे लिख पाएंगे सर? ये क्यू क्यू इनवर्स बी ऑफ क्यू हो जाएगा, है ना? है ना सर? गाना बड़ा अच्छा गाया था। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट सर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब सर पी इनवर्स ए पी विच इज इक्वल टू द क्यू इनवर्स बी। क्यू का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, क्यू इनवर्स का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई और मतलब प्री मल्टीप्लाइड बाय पी पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय पी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? ए विच इज इक्वल टू द पी क्यू इनवर्स बी क्यू पी इनवर्स। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू पी इनवर्स का होल इनवर्स। हमें पता है ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है, ये वर्ड चीज़ हो गई है। नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा बी, यहाँ से हो जाएगा क्यू पी इनवर्स। अब अगर मैं क्यू पी इनवर्स को कुछ सी मान लूँ तो ये ए विच इज इक्वल टू द सी इनवर्स बी और यहाँ से हो जाएगा सी। इसका मतलब ए इज सिमिलर टू बी, ए इज सिमिलर टू बी। कुछ था क्या इसके अंदर? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। अगर दोनों की कैनोनिकल फॉर्म मेरे पास यहाँ पर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल होती है तो हम यहाँ पर ए इज सिमिलर टू बी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, अगर मैं इसका कन्वर्स पार्ट बोलूँ कि ए इज सिमिलर टू बी है तो इम्प्लाइज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए विच इज इक्वल टू द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बी। मैं बोल दूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर ये इफ एंड ओनली इफ केस का यूज़ करते हैं। तब आप लोग वापस कैसे जाएंगे? ए इज सिमिलर टू बी,
hence this, hence this, hence this, hence this, hence this is equal। रिजल्ट वापस पहुंचा देंगे आप लोग। तो ये मेरे पास यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट यहाँ पर आता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर A इज सिमिलर टू B है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इज इक्वल टू द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ B। रैंक आइगन वैल्यू तक तो ठीक था, हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तक भी इसको इक्वल यहाँ पर मेंटेन कर पा रहे, हम इसको इक्वल के तौर पर यहाँ पर इसको मेंटेन करवा पा रहे हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूरी क्लास को यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया है, सीख लिया है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे जो है मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ साथ मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे नेक्स्ट लाइव मेगा सेशन के अंदर। सब्जेक्ट वाइज मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, PYQ डिस्कशन होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, लाइव रिविजन सेशन होगा, टारगेट करेगा दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन को। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।